अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर यानी कि जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा तो वो कौन से मामला हैं। अगर हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड हार्मोन्स दैट वर्क टुगेदर। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने जैसे कि देखा कि इसके अंदर हार्मोन्स भी होते हैं और कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं और ये सारे साथ में मिलकर काम करते हैं। और फिर इनके काम करने से क्या होगा, लिखा हुआ टू इंश्योर द प्रॉपर रिप्रोडक्शन, ताकि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो अंजाम पा सके, रिप्रोडक्शन ठीक से हो सके। हाउएवर वेरियस डिसऑर्डर्स कैन अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कई सारी वजूहात हैं, कई सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाते। और उनके ठीक से काम ना करने की वजह से जो मामला होगा, लिखा हुआ लीडिंग टू इनफर्टिलिटी। एक तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, यानी कि मेल या फीमेल इन दोनों में से कोई भी जो है वो अपनी फर्टिलिटी यानी कि अपनी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस जो है वो खो सकता है। उसके अलावा सेक्सुअल ऑर्गन्स का डिसफंक्शन हो जाना, ठीक से काम नहीं कर पाना, और भी कुछ मजीद हेल्थ प्रॉब्लम उसको देखने का सामना हो सकता है। अब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स, इनके वास्ते लिखा हुआ है दीज डिसऑर्डर्स कैन बी कास्ड बाय जेनेटिक, ये खानदानी तौर पर हो सकते हैं, इन्वायरमेंट का असर हो सकता है, या इस पर लाइफ स्टाइल का असर हो सकता है। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स कि वो आमतौर पर किस तरह से काम करता है, उसकी डेली रूटीन क्या है, इन सारे मामलों की वजह से भी ये रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स उनमें देखने को मिल सकते हैं। और इनके बारे में लिखा हुआ है एंड कैन अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। और ये नहीं होगा कि सिर्फ बूढ़े लोगों पर ये बीमारी हमें देखने को मिलेगी, इनफर्टिलिटी या सेक्सुअल ऑर्गन्स का डिसफंक्शन हो जाना, बल्कि तमाम एजेस में कहीं पर भी किसी को भी ये मामला हो सकते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है एज एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेरियस डिसऑर्डर्स दैट कैन अकर एंड देयर अंडरलाइंग काजेस इन ऑर्डर टू डेवलप इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। जब हम ये रिप्रोडक्शन का टॉपिक समझ रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, किस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं। हमें डिसऑर्डर का पता चलेगा, डिसऑर्डर्स की वजूहात का पता चलेगा, तब भी जो है हम एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट ला सकते हैं और प्रिवेंटिव मेजर भी कर सकते हैं, यानी कि हम लोग उसे रोक भी सकते हैं। अगर हमें मालूम होगा किस वजह से कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो हम उसे रोक भी आसानी से सकते हैं। आगे मज़ीद लिखा हुआ इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इस चैप्टर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो कॉमन यानी ज़्यादा होने वाले डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनकी सिम्टम्स क्या हैं, कैसे उनकी डायग्नोस होगा, पहचान होगी, और ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जिस डिसऑर्डर का जिक्र है वह है हमारे पास इनफर्टिलिटी। इसके हवाले से बुक में देखेंगे तो लिखा हुआ है इनफर्टिलिटी इज़ द इनएबिलिटी टू कंसीव अ चाइल्ड। इनफर्टिलिटी का मतलब ये है बच्चे का ना हो पाना, और बच्चे का क्यों ना हो पाना आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। यहाँ बात ये हो रही है कि अगर कोई एक मैरिड कपल मौजूद है मिसाल के तौर पर, और वो जो है सेक्सुअल एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे बच्चा नहीं हो पा रहा 1 साल के बाद भी, तो इस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी का नाम दे रहे हैं। इट कैन अफेक्ट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल फीमेल दोनों के अंदर ये इनफर्टिलिटी हो सकती है। सबसे पहले मेल इनफर्टिलिटी के काजेज़ को डिस्कस करते हैं। एक चीज़ ये कही जाती है कि जो जहालत होती है वो बहुत सारे मसलों की वजह बनती है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेल इनफर्टिलिटी, तो आमतौर पर लोग जो होते हैं जिनको मालूम नहीं होता साइंस के हवाले से, तो वो ये समझते हैं कि मेल के अंदर कोई मामला हो ही नहीं सकता। सारे के सारे मामला जो है वो फीमेल के साथ ही रिलेटेड होते हैं, और फिर फीमेल को इस वजह से शादी के बाद भी जो है तलाक हो जाती है, कई सारे मामला उनको, या फिर जो है घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। ये सारी वजूहत जो है वो देखने को मिलती है। अब हो सकता है कि फ़ीमेल जो है वो बिल्कुल ही ठीक हो, लेकिन मेल के अंदर ही मसला हो, लेकिन ये चीज़ें देखी नहीं जाती। अब यहाँ पर जो बात मौजूद है सबसे पहले वो है एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन और फंक्शन। स्पर्म का ठीक से प्रोड्यूस ना हो पाना या स्पर्म का ठीक से काम नहीं कर पाना। हमें कैसे पता चलेगा कि स्पर्म जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे, ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, तो उसके हवाले से लिखा हुआ है अ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द सेमन इज टिपिकली यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पर्म्स क्वांटिटी, कंसंट्रेशन, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी। माइक्रोस्कोप के ज़रिए से सेमन को देखा जाएगा। सेमन जो फ्लूइड होगा जिसके अंदर स्पर्म्स मौजूद होते हैं, मेल का जो फ्लूइड है सेमन, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा जाएगा। और माइक्रोस्कोप में जब सेमन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा स्पर्म की क्वांटिटी कितनी है। स्पर्म की क्वांटिटी, इसे हम स्पर्म काउंट कहते हैं। स्पर्म की क्वांटिटी कितनी है, कितनी कंसंट्रेशन में मौजूद है, कम है या ज़्यादा है। मोटिलिटी यानी कि वो मूवमेंट किस तरह से कर रहे हैं, और उसके अलावा उनकी शक्ल किस तरह से है। मज़ीद लिखा हुआ है द टोटल अमाउंट ऑफ स्पर्म इन द इजैकुलेट इज़ नोन एज द स्पर्म काउंट। एक इंसान का जो इजैकुलेशन होगी जब सेमन निकलेगा, उसके अंदर जितना अमाउंट स्पर्म में मौजूद होगा वो उसका स्पर्म काउंट कहलवाता है। और तादाद कितनी होनी चाहिए, लिखा हुआ है काउंट कैन वेरी ग्रेटली।
स्पर्म्स का अमाउंट सेमन के अंदर मुख्तलिफ हो सकता है, बट नंबर्स बिलो 20 मिलियंस आर टिपिकली रिगार्डेड एज लो। लेकिन अगर 20 मिलियन से कम स्पर्म्स मौजूद है तो इसे हम लो स्पर्म काउंट कहेंगे। मजीद इस कंडीशन के लिए एक और नाम लिखा हुआ है, वो है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो मतलब कि कुछ, स्पर्मिया मतलब कि स्पर्म्स। ओलिगोस्पर्मिया जो है कॉमन नेम होगा लो स्पर्म काउंट के लिए। अब यहाँ पर एक बीमारी का लिखा हुआ है अ डिजीज नोन एज अजूस्पर्मिया। एक बीमारी है जिसे अजूस्पर्मिया कहा जाता है। ये कौन सी बीमारी है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसके नतीजे के अंदर ये होगा कि इजाकुलेशन के अंदर, यानी कि जो इंसान का सेमन होगा उसके अंदर कम्प्लीटली स्पर्मेटोजोआ मौजूद नहीं होता। स्पर्मेटोजोआ जो है ये मच्योर स्पर्म को कहते हैं, जिसके अंदर फ्लैजिला भी होता है जो कि मूवमेंट भी कर पाता है। तो स्पर्मेटोजोआ का ना होना सेमन के अंदर, इजाकुलेशन के अंदर, ये भी एक वजह बनेगी इनफर्टिलिटी की, क्योंकि ओवम को, एग को फर्टिलाइज करना ये काम स्पर्म का होगा। अगर वो ही मौजूद नहीं होगा तो स्पर्म फर्टिलाइज कर ही नहीं पाएगा और जाइगोट की डेवलपमेंट भी फिर नहीं हो पाएगी। तो ये भी जो है इनफर्टिलिटी का एक वजह बनती है। उसके अलावा लिखा हुआ है इजाकुलेशन डिसऑर्डर्स, जब सेमन बाहर आता है उनके मामलात। लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स विद इजाकुलेशन सच इज रेट्रोग्रेड इजाकुलेशन। एक इजाकुलेशन के साथ मामला ये होगा जो कि रेट्रोग्रेड इजाकुलेशन कहलवाता है। रेट्रो का मतलब होता है पीछे, ग्रेड का मतलब होता है मूवमेंट। रेट्रोग्रेड इजाकुलेशन का मतलब ये होगा कि नॉर्मली जो है वो पेनिस के बाहर जो है सेमन जाता है, लेकिन रेट्रोग्रेड इजाकुलेशन के अंदर ये होगा कि सेमन जो है एक्सपेल होने के बजाय, बाहर जाने के बजाय, वो यूरिनरी ब्लैडर में यानी कि पीछे की तरफ आएगा। उसकी मूवमेंट इस तरफ अगर होगी तो वो इस तरफ जाने के बजाय पीछे की तरफ सेमन आएगा, ब्लैडर में पहुंच जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। तो इसे हम रेट्रोग्रेड इजाकुलेशन कह रहे होते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ही यानी कि इरेक्शन का ना हो पाना। इरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में जो पेनिस, जो मेल ऑर्गन होता है, वो बड़ा और सख्त स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अगर पेनिस जो है वो बड़ा और सख्त स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इरेक्शन नहीं हो पाएगी, तो उसके नतीजे में फिर सेमन बाहर नहीं आ पाएगा और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक इनफर्टिलिटी की वजह हो सकती है। उसके अलावा तीसरी वजह लिखी हुई है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ब्लॉकेज हो जाना, रुकावट आ जाना। लिखा हुआ है ब्लॉकेज इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो मेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है जो कि टेस्टिस से शुरू हो रहा था, सेमनीफेरस ट्यूबल्स थी, उसके अलावा वास्ट डिफरेंस फिर आ रही थी। तो ये जो पूरा रास्ता है जहाँ से सेमन गुजर के आ रहा है, उस रास्ते के अंदर का कहीं पर भी ब्लॉकेज हो जाए, जैसे कि लिखा हुआ है सच एज कॉन्जिनेंटल एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंस। पैदाइशी तौर पर वास्ट डिफरेंस का ना होना। कॉन्जिनेंटल का मतलब है शुरुआती तौर पर बाय बर्थ। पैदाइशी तौर पर अगर वास्ट डिफरेंस मौजूद नहीं है तो भी स्पर्म आगे की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, सेमन नहीं पहुंच पाएगा। उसके अलावा लिखा हुआ स्कारिंग फ्रॉम द प्रीवियस इन्फेक्शन और सर्जरीज। स्कार हम कहते हैं जख्म को, निशान को। अगर मिसाल के तौर पर किसी इंसान को पहले कभी इन्फेक्शन हुआ था या कभी उसकी सर्जरी हुई थी, तो उस वजह से कोई निशान वगैरह आ सकता है, कोई रुकावट आ सकती है। उस रुकावट की वजह से अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई रुकावट आ रही है, तब भी जो है स्पर्म की ट्रांसपोर्ट जो है वो रुक सकती है। तो स्पर्म का रास्ता अगर ब्लॉक हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तब भी जो है ये हमारे पास इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसके अलावा अगर हम चौथी बात करें तो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स का जिक्र है कि इंसान की किस तरह की डेली रूटीन होती है। तो लिखा हुआ है सर्टेन लाइफ स्टाइल चॉइसेस कैन कंट्रीब्यूट टू मेल इनफर्टिलिटी। अब लिखा हुआ है कि इंसान की ज़िंदगी की कुछ चॉइसेस जो हैं, लाइफ स्टाइल चॉइसेस जो हैं, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारता है, ये भी मेल इनफर्टिलिटी पर असरअंदाज हो सकती है। जैसे अगर इंसान कोई ज़्यादा अल्कोहल पीता है, स्मोकिंग करता है या ड्रग्स का यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करता है, तो इस वजह से स्पर्म का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, स्पर्म की मार्फोलॉजी ख़राब हो सकती है, उसकी शक्ल बिगड़ सकती है, जिस वजह से उसकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी और फिर वो स्पर्म जो है वो फंक्शनल नहीं होगा, काम नहीं करेगा। उसके अलावा ओबेसिटी है, मोटापा है, मोटापे की वजह से हार्मोन्स बदल जाते हैं और फीमेल्स हार्मोन्स जो है ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो मोटापे की वजह से भी स्पर्म की डेवलप नहीं हो पाएगी। उसके अलावा इन्वायरमेंट के अंदर कुछ टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स भी स्पर्म के अंदर असर करेंगे। उसके अलावा अगर कोई इंसान जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का सामना करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहता है, मिसाल के तौर पर वो जो है सौना में रहता है। सौना कहते हैं गर्म पानी को, गर्म पानी के कुछ जो है तालाब बने होते हैं जिनमें अक्सर ठंडे इलाकों के लोग जाते हैं। तो अगर सौना में जाता है, हॉट टब के अंदर जा रहा होता है, तब भी जो है हॉट टेम्परेचर की वजह से भी स्पर्म नहीं बन पाएंगे, क्योंकि स्पर्म्स जो है वो हॉट टेम्परेचर में नहीं बनते, उनके लिए कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। हमारी बॉडी के बाहर स्कोर्टम बॉडी के बाहर मौजूद होता है, क्योंकि वो बॉडी के टेम्परेचर में भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो हॉट टेम्परेचर की वजह से भी स्पर्म्स की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी और स्पर्म्स होंगे ही नहीं, तो वो फर्टिलिटी भी नहीं कर पाएंगे। अब इससे पहले जो है हमने मेल की इनफर्टिलिटी के काजेज़ को डिस्कस किया कि मेल में कौन सी वजूहात हो सकते हैं, कौन से मामलात हो सकते हैं। अब हम जो है काजेज़ ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी जिक्र करने वाले कि फ़ीमेल के अंदर कौन से मामलात हो सकते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर।
ओवरी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स या फिर हम कहें कि ऐसे मामला जिसकी वजह से जो है ओव्यूलेशन ना हो पाए, यानी कि एग रिलीज ठीक से ना हो पाए। तो एग रिलीज ना हो पाना या इरेगुलर यानी कि ठीक से एग रिलीज ना हो पाए, तो ये भी एक इनफर्टिलिटी की वजह हो सकती है। तो एग अगर रिलीज नहीं होगा, एग फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, एग रिलीज नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। अब एग का रिलीज ना होना, इसकी क्या वजूहत है? लिखा हुआ है दिस कैन बी काज्ड बाय द हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोन्स अगर कम ज़्यादा हो जाएं, हार्मोन्स का लेवल जो है वो ठीक से मौजूद ना हो, तब भी ये ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है हार्मोनल इम्बैलेंसेस के अंदर एक बीमारी यहाँ पर ये भी मौजूद है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि ओवरी के अंदर कई ज़्यादा जो है सिस्ट मौजूद होते हैं। सिस्ट आप समझ लें एक तरह के दाने होते हैं, और सिस्ट जो हैं ये दरअसल फॉलिकल्स के दाने होते हैं जो कि ओवरी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, और उसके अलावा ओवरी के अंदर मेल हार्मोन एंड्रोजन भी प्रोड्यूस होता है। तो इससे भी जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये सारे मामले डिस्टर्ब हो जाते हैं, ओव्यूलेशन का पूरा जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। उसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स, थायराइड हार्मोन्स अगर कम रिलीज़ होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर होगी, तब भी ये फीमेल इनफर्टिलिटी को काज कर सकती हैं। और उसके अलावा लिखा हुआ है प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी कि आमतौर पर जो मेनोपॉज आता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होता है वो 40 साल के बाद ख़त्म होता है। लेकिन अगर 40 साल से पहले ही जो है ओवरीज काम करना बंद कर लें और मेनोपॉज आ जाए, तो इस कंडीशन को हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर कह रहे हैं। तो ये सारी वजूहत की वजह से एग रिलीज़ नहीं हो पाएगा या एग ठीक से रिलीज़ नहीं हो पाएगा, ओव्यूलेशन एब्सेंट हो जाएगी मुकम्मल तौर पर, या इरेगुलर ओव्यूलेशन होगी। तो अगर एग ठीक से रिलीज़ नहीं हो पा रहा या एग मौजूद ही नहीं है, तो इस वजह से भी इनफर्टिलिटी होगी, क्योंकि एग का होना ज़रूरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके अलावा लिखा हुआ है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। फेलोपियन ट्यूब जो कि ओविडक्ट होता है उसका ब्लॉक हो जाना। लिखा हुआ है ब्लॉकेजेस आर डैमेज टू द फेलोपियन ट्यूब कैन हिंडर द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ एग एंड स्पर्म। हमें मालूम है कि जो फेलोपियन ट्यूब है वही जगह होती है फर्टिलाइजेशन की, यानी कि अगर फेलोपियन ट्यूब है तो वहाँ पर स्पर्म भी पहुँचता है, वहीं पर एग रिलीज़ होकर पहुँचता है। अगर फेलोपियन ट्यूब बंद होगी तो ये मुश्किल करेगी स्पर्म्स के वहाँ पहुँचने में भी और एग के वहाँ पहुँचने में भी। तो लिखा हुआ है मेकिंग फर्टिलाइजेशन डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉक होने की वजह से ये होगा कि फर्टिलाइजेशन बहुत ही मुश्किल या इम्पॉसिबल हो जाएगी। अब जो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज की वजूहत लिखी हुई हैं, उन वजूहत के अंदर पहली वजह लिखी हुई है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक कैविटी वो जगह होती है जहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ओवरीज जो हो गए, फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूटेरस हो गया, ये जो है पेल्विक कैविटी में मौजूद होते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के अंदर यूटेरस के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वो भी फूल सकता है, फेलोपियन ट्यूब भी फूल सकती है। अगर फेलोपियन ट्यूब फूल गई तो रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा जहाँ से स्पर्म और एग जो है रिलीज़ हो सकेंगे। उसके अलावा एक वजह लिखी हुई है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस को आगे बयान किया गया है। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है कि जो एंडोमेट्रियम होती है, जो यूटेरस की लाइनिंग बनती है अंदर की तरफ, वो अंदर बनने की बजाय वो बाहर की तरफ बनना शुरू हो जाए। तो इसकी वजह से भी जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाकी के ऑर्गन्स जो है वो भी इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। या प्रीवियस पेल्विक सर्जरीज, अगर पेल्विक ऑर्गन्स में कहीं सर्जरीज की गई है तो उन वजह से भी जो है फेलोपियन ट्यूब फिर ब्लॉक हो सकती है। तो ये जो है फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज का डिस्कस किया गया था, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना भी ट्रांसपोर्ट ऑफ एग और स्पर्म को असर कर सकता है। उसके अलावा लिखा हुआ यूटेराइन और सर्विकल इश्यूज, यूटेरस के मामलात या सर्विक्स के मामलात। यूटेरस के और सर्विक्स के किस तरह से मामला लिखा हुआ है, एबनॉर्मलिटीज इन द यूटेरस और सर्विक्स के इंटरफेरेंस विद द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। अगर यूटेरस के साथ कोई मामला है, यूटेरस की लाइनिंग के साथ में, या सर्विक्स के साथ कोई मामला है, सर्विक्स वो छोटी सी जगह होती है जहाँ से जो है स्पर्म दाखिल होता है। अगर सर्विक्स के मामला थे तब भी पैसेज ऑफ स्पर्म जो है मुतासर होगी, स्पर्म का आना मुतासर होगा। और अगर कोई यूटेरस का मामला है तो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो एग होता है वो यूटेरस की लाइनिंग के साथ में, एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच होता है। अब यहाँ पर कुछ मामला लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है कंडीशन सच एज यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। यूटेराइन फाइब्रॉइड का मतलब होता है कि जो यूटेरस की लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम वाली लाइनिंग जो होती है, वहाँ पर कुछ ट्यूमर्स ग्रो हो जाते हैं, कुछ आउट ग्रोथ जो है वो डेवलप हो जाती हैं, लेकिन वो नॉन कैंसरस होते हैं, यानी कि उनसे कोई खतरा नहीं होता। उसके अलावा यूटेराइन पॉलिप्स का लिखा हुआ है, इन्हें एंडोमेट्रियल पॉलिप्स भी कहा जाता है। ये भी जो है आउट ग्रोथ होती हैं जो यूटेरस के पास डेवलप होती है। तो ये जो है यूटेरस के मामला है, यूटेरस की लाइनिंग के मामला से। उसके अलावा लिखा है सर्विकल स्टेनोसिस।
सर्विकल एस्टिनोसिस का मतलब होता है कि जो सर्विक्स वाला जगह है वो ज़्यादा नैरो हो जाता है, तो उसकी वजह से स्पर्म जो है नहीं पहुंच पाएगा। तो सर्विकल एस्टिनोसिस हो जो कि सर्विक्स का मसला हो, या जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या यूट्राइन पॉलिप्स हो जो यूटरस के मामला थे, ये भी इनफर्टिलिटी की वजह हो सकते हैं। फिर चौथी वजह का लिखा हुआ है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की बात करें, लिखा हुआ है दिस कंडीशन अकर्स व्हेन द टिश्यूज लाइनिंग ऑफ द यूटरस ग्रो आउटसाइड ऑफ द यूटरस। ये कंडीशन तब होगी एंडोमेट्रियोसिस की कि जब एंडोमेटेरियम जो है वो यूटरस के बाहर जो है ग्रो करना शुरू हो जाए, अफेक्टिंग द ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब एंड अदर पेल्विक ऑर्गन्स। फिर ये पेल्विक कैविटी में जो ऑर्गन्स मौजूद होंगे, ओवरीज होंगी, फेलोपियन ट्यूब्स होंगे, खुद यूटेरस होगा, तो उन्हें असरअंदाज करेगी। एंडोमेट्रियोसिस कैन काज इन्फ्लेमेशन, स्कारिंग एंड स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से एक चीज़ होगी इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन हो जाएगी। उसके अलावा स्कारिंग यानी कि ज़ख्म वगैरह भी वहाँ पर हो जाएंगी, कुछ निशान भी हो जाएंगे, और पूरा स्ट्रक्चर जो है वो भी ख़राब हो जाएगा। इस वजह से भी जो है फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा लिखा हुआ एज रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि उम्र के साथ होने वाले मामलात, वक्त के साथ होने वाले मामलात। लिखा हुआ है एज वोमेन एज, जैसे ही औरत की उम्र जो है वो बड़ी होती है, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ देयर एग्स डिक्लाइन। उनके एग्स की जो क्वांटिटी है यानी उनका तादाद है एग्स का, और एग की जो क्वालिटी है वो दोनों ही ख़राब होती जाती हैं, मेकिंग इट मोर चैलेंजिंग टू कंसीव। और इस वजह से जो है फिर कंसीव यानी कि औलाद भी नहीं हो पाएगी। मज़ीद लिखा हुआ है एडवांस मैटरनल एज इज़ एसोसिएटेड विद हायर रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी। जैसे ही एज बड़ी होगी तो इसका भी जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनफर्टिलिटी के साथ में। एज का ज़्यादा होना फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी का रिस्क होता है। उसके अलावा लिखा हुआ है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि जो प्रेगनेंसी है वह भी ठीक से नहीं हो पाएगी, उसके अंदर भी कई सारी मुश्किलात जो है देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, ये जो है इनफर्टिलिटी का एक ट्रीटमेंट होता है। लेकिन इसके लिए भी जहन में ये रखिएगा कि इसके अंदर भी जो मामलात होंगे वो ये होंगे कि अगर स्पर्म ठीक से मौजूद है तभी ये काम करेगी, एग भी अगर ठीक से मौजूद है तभी ये काम करेंगी। तो इस प्रोसीजर की वजह से लिखा हुआ है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन IVF आल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब कंसेप्शन। इसको टेस्ट ट्यूब कंसेप्शन भी कहा जाता है। लिखा हुआ है ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है इन विच मैच्योर एग सेल्स आर टेकन फ्रॉम अ वुमेन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एग सेल्स को निकाला जाएगा, और एग सेल्स के निकालने को एस्पायरेशन कहा जाएगा। फीमेल की बॉडी में से जब एग सेल्स निकाले जाएंगे तो फिर उन्हें जो है मेल के स्पर्म्स के साथ में फर्टिलाइज किया जाएगा। अब ये ध्यान में रखिएगा कि मेल के स्पर्म सेल्स तो वो बॉडी के बाहर आ जाते हैं सेमन के नतीजे में, तो उनके साथ में इन फीमेल के सेल्स को फर्टिलाइज किया जाएगा। तो ये जब प्रोसेस है ये आउटसाइड द बॉडी होगा। जब ये दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एग और स्पर्म्स की, फिर जो है उन्हें वापसी यूटेरस में रखा जाएगा। तो ये या तो वापसी सेम यूटेरस के अंदर रखा जा सकता है, सेम वुमेन की सेम यूटेरस के अंदर, या फिर जो है दूसरी वुमेन के यूटेरस के अंदर रखा जा सकता है। अगर सेम वुमेन के साथ मसला ये है कि वो ठीक से अटैच नहीं कर पाती एम्ब्रियो को, और उसका बार बार जो है वो एम्ब्रियो ज़ाया हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो फिर दूसरी वुमेन के अंदर रखा जाता है ताकि प्रॉपर गेस्टेशन यानी कि उसकी डेवलपमेंट हो सके। जिसे आप देखेंगे कि एग्स को निकाला जाएगा और उसके अलावा स्पर्म्स को निकाला जाएगा, फिर एग और स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन होगी जिसकी वजह से एम्ब्रियो डेवलप होगा। फिर जब ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तो उसे जो है वापसी यूटेरस में दाखिल किया जाएगा। तो ये IV फर्टिलाइजेशन जो है ये भी इनफर्टिलिटी का क्योर होता है। तो अब हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास मिसकैरेज। अगर हम बात करेंगे कि मिसकैरेज क्या होता है, तो मिसकैरेज की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है, उसके पास बच्चा मौजूद है, लेकिन वो बच्चा जो है वो ज़ाया हो जाए, वो लॉस हो जाए, और वो कितने टाइम से पहले लॉस हो जाए, लिखा हुआ है बिफोर 20 वीक ऑफ द गेस्टेशन, यानी कि बच्चे के बनने के 20 हफ्ता पहले ही जो है वो अगर ज़ाया हो जाए तो उससे हम मिसकैरेज कह रहे होते हैं। अब एक बच्चे की जो उम्र होती है वो तकरीबन 40 हफ्ते होती है, यानी कि आधा वक्त पहले ही अगर वो ज़ाया हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो इसको मिसकैरेज का नाम दिया जाएगा। अब कई सारी वजूहात होती हैं जो मिसकैरेज का सबब बनती हैं। उनमें से एक वजह यहाँ पर ये लिखी हुई है प्रेगनेंसी लॉस अकर्स व्हेन द फीटस स्टॉप डेवलपिंग। अगर फीटस यानी कि बच्चा माँ के पेट के अंदर मौजूद है, उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, और जब बच्चा डेवलप नहीं करेगा तो उसका एंड रिजल्ट ये होगा, लिखा हुआ है द प्रेग्नेंट टिश्यू विल इवेंचुअली लीव द बॉडी। वो जो बच्चा जितना भी डेवलप हुआ होगा वो बॉडी के बाहर चला जाएगा। बॉडी के बाहर चला जाना उस बच्चे का ये मिसकैरेज कहलाएगा। अब जैसा कि हमने कहा कि कई सारी वजूहात हो सकती हैं जो मिसकैरेज को यानी कि बच्चे की ज़ाया होने का सबब हो सकती हैं। उनमें से कुछ वजूहात को आपकी बुक में डिस्कस किया गया है, जैसे कि लिखा हुआ है द एम्ब्रियो माइट प्लेस इटसेल्फ क्लोज टू द सर्विक्स। एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट हो सकता है सर्विक्स के करीब। सर्विक्स जो है यूटेरस की ओपनिंग होती है, जो यूटेरस की नैरो ओपनिंग होती है उसे हम सर्विक्स कह रहे होते हैं।
तो सर्विक्स के करीब अगर एंडोमेट्रियल लेयर के साथ में एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा तब भी खतरा होगा मिसकैरेज का। लिखा हुआ है इन दिस सिचुएशन द प्लेसेंटा में पार्शियली और इंटायरली क्रॉस द इंटरनल सर्विकल ओपनिंग एज इट एक्सपेंड्स। जैसे जैसे बच्चे में ग्रोथ होगी, एम्ब्रियो में ग्रोथ होगी और उसके अलावा प्लेसेंटा में भी ग्रोथ होगी, तो प्लेसेंटा जो है वो बड़ी होती रहेगी और एक्सपेंड जब होगी तो वो सर्विकल ओपनिंग को भी क्रॉस कर सकती है। मुकम्मल तौर पर या पार्शली वो सर्विकल ओपनिंग को क्रॉस कर सकती है। मज़ीद लिखा हुआ है द एरिया ऑफ प्लेसेंटा ओवर द सर्विकल ओपनिंग में टियर एंड ब्लीडिंग में हैपन। जो प्लेसेंटा सर्विक्स के ऊपर मौजूद होगा उसके अंदर ब्लीडिंग आ सकती है, वो टूट सकता है। और प्लेसेंटा कब टूटेगा? लिखा हुआ व्हेन द यूटेरस एक्सपेंड एज द एम्ब्रियो प्लेसेंटा कंटिन्यू टू ग्रो। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा प्लेसेंटा में भी ग्रोथ आएगी, एम्ब्रियो में भी ग्रोथ आती रहेगी और वो आकर के प्लेसेंटा का जो स्ट्रक्चर होगा वो आकर के सर्विक्स के ऊपर आ जाएगा और फिर प्लेसेंटा टूटेगी और ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाएगी। तो एक वजह यहाँ पर ये हो रही कि एम्ब्रियो अपने आप को सर्विक्स के करीब जो है इम्प्लांट कर रहा है, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो रहा है। एक और वजह का लिखा हुआ है सेकंड अ हेमरेज काज्ड बाय अ नॉर्मल पोजीशन प्लेसेंटा के काज इज टू सेपरेट फ्रॉम द यूटेराइन वॉल। अगर प्लेसेंटा नॉर्मल पोजीशन में ही मौजूद है, यानी कि एंडोमेट्रियल लेयर के ऊपर की तरफ ही जो है प्लेसेंटा अगर मौजूद है, तब भी अगर प्लेसेंटा के पास हेमरेज हो गया, हेमरेज का मतलब ये होता है कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लड को लीक करना शुरू कर दें। ब्लड अगर लीक होना शुरू हो जाएगा तो प्लेसेंटा जो है वो यूटेराइन की वाल से, यूटेरस की लेयर से, एंडोमेट्रियल से जुदा हो जाएगी। लिखा हुआ है बोथ दीज सिचुएशंस पुट द मदर्स लाइफ इन डेंजर। इन दोनों सूरत हाल के अंदर अगर प्लेसेंटा डिस्प्लेस हो रहा है तो मदर की लाइफ डेंजर में चली जा सकती है और फिर जो है एक मिसकैरेज की वजह बन सकती है, बच्चा जो है लॉस हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। उसके अलावा मिसकैरेज की वजूहत बहुत सारी हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल हो गया, वर्क का लोड हो गया, उसके अलावा जेनेटिक्स हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया। तो ये कई सारी वजूहत जो हैं वो मिसकैरेज का सबब बन सकती हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अबॉर्शन और मिसकैरेज, इन दोनों के दरमियान में फ़र्क कि मिसकैरेज क्या है, अबॉर्शन क्या है। तो लिखा हुआ है अबॉर्शन एंड मिसकैरेज आर टू कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट इवेंट्स। मिसकैरेज और अबॉर्शन दोनों ही बिल्कुल ही मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं। अगर मिसकैरेज की बात करें तो लिखा हुआ है मिसकैरेज कैन अकर फॉर अ नंबर ऑफ काजेस। मिसकैरेज की कई सारी वजूहत हैं, उनके अंदर यूटेरस और प्लेसेंटा का मामला हो सकता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। अगर हम अबॉर्शन की बात करें तो ये एक डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी अपनी मर्ज़ी से प्रेगनेंसी को ख़त्म करना। मिसकैरेज अपनी मर्ज़ी से नहीं होता, मिसकैरेज की पीछे वजूहत होती हैं, लेकिन अबॉर्शन जो है वो अपनी खुद की डेलिब्रेटली, अपनी इंटेंशन के साथ, अपनी ख्वाहिश के साथ जो है ये किया जाने वाला प्रोसेस होता है। अब अबॉर्शन की कई सारी वजूहत हो सकती हैं। लिखा हुआ है इट मे बी डन फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग एज एन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, यानी कि अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती तब भी अबॉर्शन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर अ मदर अ चाइल्ड्स हेल्थ इश्यूज़। अगर मदर के साथ प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चा अगर पैदा होगा तो मदर की लाइफ रिस्क भी आ सकती है, या चाइल्ड जो है वो ठीक से ग्रो नहीं कर रहा, तो इस वजह से इन दोनों की हेल्थ को नज़र में रखते हुए भी अबॉर्शन कराया जा सकता है। तो अबॉर्शन जो है वो खुद से प्रेगनेंसी को ख़त्म करना है और मिसकैरेज जो है किसी भी वजह से खुद से प्रेगनेंसी का ख़त्म हो जाना, ये मिसकैरेज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।